हाँ, हेडिंग यही है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और अरिहंत के हिसाब से देखें तो नया लेसन है, लेकिन हम लोग इसको नया लेसन में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको अपवर्तन वाले में ही पढ़ेंगे। चालू हो गया है? हाँ चालू है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब बात नहीं करो तुम लोग। देखिए, हेडिंग हम लोग का है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन हम लोग पढ़े थे। अपवर्तन में हम लोग कांच के आयताकार टुकड़े से अपवर्तन पढ़ लिए हैं, आयताकार स्लैब से। उसमें लास्ट में हम लोग खत्म किए थे आभासी गहराई और वास्तविक गहराई वाले टॉपिक से, यही ना खत्म हुआ था। तो हम लोग सबसे पहले प्रिज्म को समझते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। देखिए, प्रिज्म जो है कांच का एक ऐसा पदार्थ होता है, प्रिज्म कांच का एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें तीन आयताकार पृष्ठ, आयताकार पृष्ठ। ध्यान देना, प्रिज्म वह पदार्थ है, चूंकि हम लोग कांच का ही ले रहे थे इसीलिए हम कांच का बोल दिए हैं। तो प्रिज्म कांच का वह पदार्थ होता है जिसमें 3 आयताकार पृष्ठ और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। त्रिभुजाकार पृष्ठ कितने आयताकार होते हैं? 3 आयताकार पृष्ठ और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ। अब 2 त्रिभुजाकार के लिए एक मोबाइल दो, एक और दो मोबाइल। मारा कवर सुन रहा था हम, कवर में दे दो, कवरों से काम चल जाएगा, रहने दो, कवर से ही हो जाएगा। निकाल दे। हाँ निकालो, बस बदलना मत कवर। तो देखिए हमारे पास 3 पृष्ठ हैं, ठीक है। और चूंकि ये आयताकार है, आप इसको नहीं देखेंगे, बाकी पृष्ठ तो आयताकार है ना। लंबाई चौड़ाई, ये भी क्या है? लंबाई चौड़ाई सेम है, आयताकार, ये भी आयताकार है। तो 3 हमारे पास आयताकार पृष्ठ हैं और तीनों, चूंकि और एक चीज देखिए, तीनों आयताकार पृष्ठ ना पारदर्शी होना चाहिए। अब भाई 2 पारदर्शी नहीं है, लेकिन हमारा वाला ये क्या है? पारदर्शी। तो हमको पारदर्शी चाहिए, मान के चलिए भी क्या है? पारदर्शी है। तो 3 आयताकार पृष्ठ देख लीजिए, तो हमारा वाला है तो नहीं कहेंगे, वही हमारे वाला ना है। देखिए 3 नीरज का पृष्ठ आयताकार है, तीनों कवर इसी का है, तीनों मोबाइल इसी का है, ठीक है। 3 को रखते हैं। चलिए देखिए, ये 3 गो आयताकार पृष्ठ हो गया, 1 2 और ये 3 आयताकार पृष्ठ। अब तुम लोग को 2 त्रिभुजाकार दिख रहा होगा खुद है, एक आगे दिख रहा है ना, एक पीछे दिख रहा है। तो प्रिज्म जब बनाया जाता है ना, तो 3 डायमेंशनल चित्र है। अब यही वाला बनाया जाता है आगे, तो केवल त्रिभुज ही दिखता है। अब ये वाला मोटाई कैसे बना सकते हैं? ये मोटाई तो यहाँ पर बना नहीं सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे बनाएंगे तो रेखा ही ना दिखाई देगा हम लोगों को। तो प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म कांच के पारदर्शी, मतलब जो टुकड़े होते हैं उनमें से कुछ इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि जो 3 इसमें आयताकार पृष्ठ हो और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ हो। तो सामने से भी मतलब एक लेयर होता है और इधर से भी आपका एक लेयर होता है, तब जाके क्या बनता है? प्रिज्म। प्रिज्म बनता है, तब क्या बनता है? प्रिज्म। तो जो हम चित्र बनाए हैं वो सामने वाला त्रिभुज बस दिख रहा है, बाकी पृष्ठ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बाकी पृष्ठ होते हैं, ठीक है। देखिए, एक यहाँ पर आयताकार पृष्ठ होता है, एक यहाँ होता है 2, और एक नीचे होता है 3। अब 3 आयताकार को जोड़ेंगे तो सामने त्रिभुज बनेगा ना। तो आगे से एक त्रिभुजाकार पृष्ठ और पीछे से एक त्रिभुजाकार पृष्ठ। तो ये प्रिज्म जो है किस तरह का आकृति होता है? तो प्रिज्म 3 आयताकार पृष्ठ तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से बना एक पदार्थ होता है, यही क्या कहलाता है? हमारा प्रिज्म कहलाता है। अब इसी प्रिज्म से हम लोग को क्या भेजना है? प्रकाश को भेजना है। तो प्रकाश देखिए,
प्रकाश जब भेजते हैं ना तो इसके त्रिभुजाकार पृष्ठ पर प्रकाश को नहीं भेजते हैं। हाँ, आयताकार पृष्ठ पर भेजते हैं, साइड से भेजेंगे ऐसे। सामने वाला पृष्ठ त्रिभुजाकार ना है, वहां से नहीं भेजना है, हमको भेजना है इसके आयताकार पृष्ठ। तो मन करे तो इधर से भेज दीजिए, या मन करे तो यहाँ से भेजिए, चाहे मन करे तो इधर से भेजिए। किधर से भी मतलब भेजना है, इसके आयताकार पृष्ठ पर ही भेजना है। तो हम लोग जब चित्र बनाते हैं तो प्रकाश को हमेशा ना लेफ्ट साइड से डालना चाहिए, लेफ्ट से, इधर से प्रकाश को भेजना चाहिए। देखिए कहीं भी चित्र बना होगा, प्रकाश हमेशा कहाँ से आता है, लेफ्ट से ही आता है। तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड से एक प्रकाश डाल रहे हैं और देखते हैं कि अपवर्तन इसमें किस तरह का होता है। तो इधर एक चित्र बना रहे हैं, चित्र से हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। एक बड़ा चित्र बना दे रहे हैं ताकि समझने में असुविधा ना हो। ये हमारा क्या हो गया, प्रिज्म हो गया। जल्दी जल्दी, तो एक प्रिज्म हो गया और इस प्रिज्म का नाम दे देते हैं P Q R। अब ABC नहीं दे रहा है इसलिए क्योंकि हमको इसमें कोण A लेना है। कोण इसमें क्या लेना है, A। आने तो ABCD दे दीजिए, उससे कोई बात नहीं है। A B और C, तो ये हमारा प्रिज्म है ABC और इसमें एक प्रकाश किरण को भेजा जा रहा है इसके BC सरफेस, AB सरफेस पर। इस पर हम प्रकाश किरण को भेज रहे हैं ऐसे। तो प्रकाश किरण जाएगा ऐसे, गया प्रकाश किरण। प्रकाश किरण का गुण होता है कि वो कैसा जाएगा, सीधा रेखा में जाएगा। तो जाना तो सीधा चाहेगा, देखते हैं कहां जा रहा है। ये सीधा गया लेकिन सीधा जाएगा नहीं, हाँ ये झुकेगा। तो देखिए सबसे पहले अभिलंब को देख लेते हैं। ये तो आपतित किरण का ना काम कर रहा है और ये जो बिंदु है ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पर एक अभिलंब बनेगा। तो यहां पर बन गया एक अभिलंब, ठीक है, एक अभिलंब बन गया। अब बताइए जो प्रकाश किरण है वो सघन से विरल में जा रहा है कि विरल से सघन में जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है। तो अभिलंब से दूर हटेगा, पास आएगा। चलिए ठीक है, कोई हूँ कोई देंगे इसी में। तो ये अभिलंब से क्या होगा, नजदीक आएगा ना, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो झुक गया इधर, सीधा गया इतना दूर। अब इतना दूर तो सीधा जाएगा ना। क्या हिंदी पढ़ रहा है, हमको लगा हिंदी पढ़ रहा है। तो प्रकाश किरण ऐसे गया। अच्छा, फिर से प्रकाश किरण सीधा जाना चाहेगा लेकिन जाएगा नहीं। प्रकाश किरण सीधा जाना चाहेगा लेकिन नहीं जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा, अब दूर हटेगा ना। तो फिर एक यहाँ पर अभिलंब बनाना पड़ेगा, ये आपतन बिंदु काम करेगा। और फिर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब बना देते हैं। अभिलंब हो गया। ये दोनों अभिलंब एक दूसरे को कहीं पर काट रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर दोनों अभिलंब काट रहा है। अच्छा देखिए, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। अरे इस यहाँ से अपवर्तन के लिए ये तो आपतित किरण हुआ। अब यहाँ से सीधे किरण निकलेगा तो जो निकलता है वो निर्गत किरण होता है। जो निकलता है वो क्या होता है, निर्गत किरण। ऐसे अभिलंब से थोड़ा दूर होकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो बताइए जो आपतित किरण थी वो तो नीचे से जा रहा था ऊपर की तरफ, ऐसे जा रहा था ना। लेकिन प्रिज्म से अपवर्तन के बाद ये देखिए, ये प्रिज्म का आधार है, तो प्रिज्म के आधार की तरफ ना झुक के निकल रहा है। तो जब किसी भी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कराया जाता है तो जो आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण वह अत्यधिक विचलित होती है। देख रहे हैं, जाना चाहिए था इसको इधर और जा रहा इधर। तो निर्गत प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार की ओर झुक करके निकलती है। निर्गत प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार की ओर झुक कर निकलती है। तो इसमें लिखा जाता है, वो छोटा लाइन है कि जब प्रकाश किरण को प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है, चाहे प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो अपवर्तन के बाद निर्गत प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार की ओर झुक कर निकलती है।
तो ये तो समझ रहे हैं कि झुक कर क्यों निकल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा ये देखिए कि आखिर कितना झुक रहा है। तो इसको समझने के लिए देखिए, प्रकाश किरण की दिशा यह है, ठीक है, जो आ रहा है। आज जाने वाले की दिशा यह है। थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ लेते हैं, देख रहे हैं, ये जाने वाली प्रकाश किरण की दिशा है। तो ये आपका आने वाली प्रकाश किरण की दिशा, आने वाली प्रकाश किरण की दिशा, और ये है जाने वाली प्रकाश किरण की दिशा। देखिए, जा रहा था इधर, जाना चाहिए था उधर, लेकिन घूम के जा रहा है इधर। तो जितना डिग्री कोण पर ये झुका है, इसको हम विचलन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विचलन कोण। इसको दिखाते हैं डेल्टा से। किसे दिखाएंगे? डेल्टा से। तो यहाँ पर डेल्टा ध्यान दीजिएगा क्या है? विचलन कोण। डेल्टा विचलन कोण, ठीक है। और यहाँ चूंकि जो हम प्रिज्म लिए हैं ना, इसके तीनों कोण बराबर हैं। मतलब एक तरह से कहें तो समद्विबाहु प्रिज्म लिए हैं, तो तीनों कोण बराबर, समबाहु गलत हो रहा है, समबाहु। तीनों भुजाएं क्या होगी प्रिज्म की? माने तीनों जो यहाँ पर आयताकार पृष्ठ हैं, उनकी लंबाई तीनों की क्या होगी? समान होगी। तो यहाँ पर तीनों कोण बराबर होंगे। तो जो ये है ना, यह वाला, इसको हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। दो चीज याद रखना, डेल्टा आपका क्या है? विचलन कोण है, और ए क्या है? प्रिज्म कोण। डेल्टा को विचलन कोण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रकाश जिस मार्ग पर जाना चाहिए उस मार्ग पे जा नहीं रहा है। देख लीजिए, यह जाना चाहिए था इस मार्ग पर, लेकिन जा रहा है इधर ना, तो कितना कोण विचलित हुआ, वही तो आपका विचलन कोण है। तो अपवर्तन में यही तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित। तो यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, विचलन भी हो रहा है। विचलन कितना हो रहा है? डेल्टा। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं P Q R S, P Q R S, और अविलंब को P Q R चलिए, इसको हम लोग को बाहर के कोण से कुछ खास मतलब नहीं है। हाँ, इसको हम जरूर कुछ नाम देना चाहेंगे। ये वाला टी दे दें, यस तो हो गया, टी दे देते हैं इसका नाम। अब इसमें थोड़ा सा कोण को समझ लीजिए कि कोण क्या है। एक चीज तो क्लियर हुआ ना कि अपवर्तन के बाद निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की तरफ झुक के निकलेगी। तो ये आपका क्या है? निर्गत किरण। इसका डेरिवेशन मेन चीज है, डेरिवेशन। हाँ चलो, इसको भेज दो इधर, इसको परवीन को, आ जाओ परवीन इधर। ये हो गया आपका आपतित किरण। सचिन इधर आओ, ए चल जाओ, चल। जितने स्मॉल साइज हैं इधर बैठे हैं, जल्दी देखिए। आपतित किरण, अब ध्यान से समझो, ये आपतित किरण हो गया, ये निर्गत किरण हो गया, और ये आपका विलंब है। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, आपतन कोण, ये आई हो गया, ठीक है। और फाइनली अगर लास्ट में देखें तो ये अविलंब है, ये निर्गत है। अपवर्तन कोण तो है, लेकिन इस कोण को ना आर से ना दिखा के ई से दिखाते हैं। निर्गत फाइनल निकल रहा है, निर्गत को क्या बोलते हैं? इमिशन बोलते हैं। इमिटेड बाहर निकलना, तो इमिटेड के लिए ई लगा गया, लेकिन है अपवर्तन कोण। ये ध्यान देना, जब पहली बार अपवर्तन हुआ तो आर हम यहाँ का लिख देते हैं, यह वाला। नहीं तो इसको R1 लिख दीजिए, क्योंकि दो बार लिखना पड़ेगा हमको, थोड़ा ध्यान देना। यह अपवर्तन कोण क्या है? R। तो R न लिख के हम क्या लिख रहे हैं? R1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और फाइनली ये हमारा ये अपवर्तन कोण तो है ही,
इधर वाला, ये हमारा आपतन कोण है। इसके अंदर जब ये प्रकाश किरण जा रहा है यहाँ पर, तो ये अभिलंब हो गया, ये आपतित प्रकाश किरण है, तो यहाँ भी तो कुछ कोण होगा, तो इसको हम R2 से दिखा दे रहे हैं। किसे दिखा दे रहे हैं? R2 से। तुम लोग I और R पर मत जाओ, कोण को बस समझो। यहाँ पर कुछ कोण बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अब किसी को I मान लीजिए यहाँ तो है ही, तो इस पूरे अपवर्तन की घटना में, पूरे अपवर्तन की घटना में यह हमारा सबसे पहले आपतन किरण ये है, आपतित किरण, और ये फाइनली अपवर्तित किरण निकल रहा है ना, तो इसको हम I से दिखा दिए, इसको किसे दिखा दिए? E से। ठीक है, R से दिखा सकते हैं, कोई इससे बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब किताब में देख रहे हैं कि केवल E से ही दिखा रहा है, तो हम भी किसे दिखा दिए? E से दिखा। E हो गया ये। बाकी बीच में दो कोण बन रहे हैं। कब? एक बार जब पहली बार अपवर्तन हुआ है ना, उस समय यहाँ पर R1, और यहाँ पर जब दूसरी बार अपवर्तन होने वाला है, उस समय यहाँ पर कौन सा कोण बन गया है? R2। किसको? चलो ना, ठीक है, एक को कोण रहेगा नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कोण पर नहीं फोकस करो। ये आपतित है तो I से, निर्गत है तो निर्गत किरण को अगर इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो सबसे पहले E अक्षर आता है, माने E अल्फाबेट आता है, इसीलिए इसको E से दिखा दिया गया है। और आपतित किरण को जब इंग्लिश में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है? अक्षर I आता है, इसीलिए इसको I से दिखाया गया है। ये हाँ, इंसिडेंट होता है ना, इंसिडेंट किरण का क्या होता है? इंसिडेंट रे। इसका इमिटेड रे, चाहे अब इंग्लिश मत पूछो, शुरू में बेइज्जती होगा, हम गबड़ा जाएगा। यहाँ देखिए I और ये E, ये दोनों, और अंदर वाले दोनों कोण को हम किससे दिखा दिए? R1 R2 से। वैसे सब हट जाएगा, कुछ रहेगा नहीं इसमें, दूसरा नोटेशन आएगा। मेन चीज हमारा फोकस करना है किस पर? विचलन कोण पर। और ये देखिए, ये प्रिज्म का कोण A है, इस कोण को हम कितना कहेंगे? प्रिज्म का कोण A। वैसे A का मान 60 डिग्री लिया जाता है, जब सवाल हल किया जाएगा ना, तो A का मान कितना लिया जाएगा? 60 डिग्री लिया जाएगा। तो चित्र के अनुसार समझिए, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार एक चीज बता दें कि हम निकालने क्या जा रहे हैं। अपवर्तन तो समझ रहे हैं कि अपवर्तन हो रहा है, हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए? सूत्र होता है n बराबर साइन I बटे साइन R। ये ना सूत्र होता है, साइन I बटे साइन R। और जो E लिखे हैं उसको R लिख सकते हैं, पहले बता दे रहे हैं, मन पड़ा दे रहे हैं, भूल जाओगे। तो हमको यहाँ पर दो कोण का मान निकालना है, I का मान निकालना है और R का मान, तभी ना इसमें लेकर रखेंगे तो सूत्र आएगा। तो n इक्वल टू साइन I बटे साइन R। अब हम लोग I और R को निकालने का प्रयास करते हैं कि ये I R है क्या। तो चित्र के अनुसार देखिए, तो यह पूरा कोण क्या है? I है। यह पूरा कोण क्या है? I। और ये छोटा सा ये वाला कोण क्या है? R1। अगर हम कहें कि पूरा कोण कितना है, पूरा कोण, तो पूरा I ही होगा ना। शीर्षाभिमुख कोण, थोड़ा सा मैथ पर ध्यान दो। ये किरण आगे जा रहा है, ये किरण आगे जा रहा है ना, दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को, तो एक तरफ का पूरा कोण दूसरे तरफ के पूरे कोण के बराबर होता है। तो यह जितना है उतना ही ना यह पूरा होगा। तो यह आपका I है, तो भाई पूरा क्या होगा? I, उसमें से R1, उसी का ना छोटा हिस्सा R1 है, तो ऊपर वाला कोण निकालना होगा। तो I माइनस R1, I माइनस R1, इतना ठीक है। और उधर से अगर देखें तो ये कोण देखिए, यह आपका विलंब है और ये आगे की तरफ गया है, तो यह E है, तो पूरा E होगा। पूरा कितना होगा? अब उसमें से R2 घटा देंगे तो E माइनस R2, समझ में आ रहा है? E माइनस R2। यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को आमने सामने जो इस तरह से काटती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यह पूरा I है, तो पूरा तो I होगा, तो उसमें से छोटा वाला हिस्सा R1 है, तो ऊपर वाला कोण को क्या करना पड़ेगा? पूरा I है,
यह R1 है, तो I में से R1 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ऊपर वाला कोण निकल जाएगा। उसी तरह इधर वाला पूरा कोण क्या है, E है, तो इधर भी पूरा कोण क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। उसमें से नीचे वाला R2 निकाल देंगे तो ऊपर वाला कोण बच जाएगा। तो ऊपर वाला कोण क्या है, E माइनस R2 है इधर, और इधर I माइनस R1 है। और ये जो आपका विचलन कोण है ये आपका कितना है, डेल्टा है। तो ये लिखे हैं चित्र के अनुसार। देखिए इसमें एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज है, रुको रुको, हम जो देख रहे हैं उसको देखो। ए क्यू आर एस, बीच वाला भूल जाओ, ए क्यू आर एस। तो चतुर्भुज नहीं, अच्छा सोचे हो, लेकिन जो हम देख रहे हैं उसको देखो ना। चतुर्भुज ए क्यू आर एस में तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, अरे त्रिभुजों में का 3 को 180 हो जाता है, ऐसे चतुर्भुज का 2 को मिलकर त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो इसमें सबसे पहला कोण यह होगा ए, तो कोण ए को अभी ये 60 मत रखो, हम कह रहे हैं कि सवाल में जब आएगा तो रखा जाएगा, अभी नहीं रखेंगे हम लोग, अभी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, अभी सवाल थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो कोण ए हो गया, कोण ए हो गया देखिए। उसके बाद से ए क्यू आर पूरा यह वाला कोण कौन है, यस बोला है, ये कौन मैंने कौन कोण नया खोज कर रहा है, ए क्यू आर, ए क्यू, इस कोण की बात हो रही है, ए क्यू आर। तो एंगल ए क्यू, तो तैयारी देख सकते हो कि कोण में नाम नहीं ढंगा रहा है, ए क्यू है पूरा कोण, है पूरा कोण की बात हो रही है, पूरा, ठीक है। उसके बाद यह ना कोण हुआ एंगल आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू आर एस लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर एस प्लस आर एस ए, एंगल आर एस ए बराबर 360 डिग्री। इसमें देखिए 2 कोण हम लोगों को पता है, ये लंब था, याद करो, इस पृष्ठ पर है लंब न था, तो है पूरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री, पूरा कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो ए क्यू आर के बदले में क्या लिख देंगे, तो ए तो ठीक है, प्लस ये हो गया 90 डिग्री, प्लस क्यू आर एस नहीं पता है, क्यू आर एस नहीं पता है, लेकिन ये वाला फिर से 90 है, यह वाला लंब न है इस पर, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हो गया 90 आप प्लस नहीं हो गया बराबर 1 2 3 4, हाँ 360 बराबर 300, तो 90 90 180 जाके घट जाएगा उधर, तो 180 जाके घटेगा, तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू आर एस बराबर 180 लिख दें सीधे, समीकरण नंबर 1, 90 90 180, 180 जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 बचेगा, 360 में से घटेगा तो अब क्यू आर एस, क्यू आर एस और एंगल ए, एंगल यहाँ पर है, ठीक है। एक समीकरण बन गया। दूसरा एक त्रिभुज देखते हैं, ऊपर वाला ही, ऊपर वाला टी क्यू एस, ऊपर वाला लिखेंगे त्रिभुज टी क्यू एस में, त्रिभुज टी क्यू एस में। तो जैसे त्रिभुज ये है और इसमें किसी भुजा को हम आगे की तरफ बढ़ा दे तो इधर एक बहिष्कोण बनता है, बहिष्कोण बनता है। तो ये जो बहिष्कोण होता है ना, यह इन बाकी दोनों कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी तरह देखिएगा टी क्यू यस है ना यह, तो इसमें ये कोण, ये भुजा ना आगे बढ़ गया है तो बाहर एक बहिष्कोण बन रहा है, तो यह बहिष्कोण बाकी दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज टी क्यू एस में
बहिष्कोण कौन है? डेल्टा। डेल्टा बहिष्कोण है तो ये किसके बराबर होगा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। कुछ कटने वाला तो इसमें है नहीं, तो I प्लस E लिख देते हैं एक पास। I प्लस माइनस R1 माइनस R2, तो इनको माइनस कॉमन करके R1 प्लस R2 दिखा देते हैं। R1 प्लस R2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल किया जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा विचलन कोण डेल्टा। m के लिए सूत्र मिलेगा। एक चीज़ और बता दें कि जैसे जैसे हम लोग i का मान बढ़ाते हैं ना, जैसे जैसे i का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान कम होता जाता है। जैसे जैसे i का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण का मान क्या होगा? कम होगा। और i के एक विशेष मान पर, माने i के एक विशेष मान पर विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा, एकदम कम से कम हो जाएगा। तो उस समय उसको हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण, और न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा m से दिखाया जाता है। तो हम लोग जब इस दोनों समीकरणों को हल करेंगे और अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकालेंगे तो अपवर्तनांक का जो सूत्र आएगा वो आएगा n इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 बटा साइन a बाई 2। तो इन दोनों समीकरणों को हल किया जाएगा। तो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर इन दोनों को हल करते हैं। तो पहले चित्र बनाइए सभी लोग। हमको 2 समीकरण बस इसमें चाहिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। बैठो पीछे वाले हाई बेंच पर। हाँ हाँ पहले खाली ना लौकत रहा। चलिए देखिए, 2 समीकरण हम लोग बनाए हैं। दोनों समीकरण महत्वपूर्ण है। पहला समीकरण है कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और दूसरा है डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण 1 है। इन दोनों को मिटाते हैं। अब दोनों समीकरणों को ध्यान से थोड़ा देखिए। हम ऊपर वाला त्रिभुज ले लिए हैं, ये ना त्रिभुज लिए हैं, तो ये वाला दूसरा वाला बना है। थोड़ा सा नीचे वाला त्रिभुज अगर देखा जाए, नीचे वाला, तो इस त्रिभुज में एक कोण R1 है, दूसरा कोण R2 और तीसरा नहीं पता है, तो इसका नाम हम लोग QRS तो लिख सकते हैं ना। तो इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज QRS में, त्रिभुज QRS में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो इसमें R1 प्लस R2 प्लस, देखिएगा R1 प्लस R2 प्लस यह ना कोण QRS, एंगल QRS बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 3 बना इसको। अब देखिएगा समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 और 3, समीकरण 1 के दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री और समीकरण 3 में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो समीकरण क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 तथा 3 से एंगल ए प्लस एंगल QRS बराबर R1 प्लस R2 प्लस एंगल QRS, दोनों साइड से QRS कट गया, एंगल ए बराबर आ गया R1 प्लस R2। ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। तो ये चौथा समीकरण समझ में आया है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम I का मान बढ़ाते जाएं, I का मान हम क्या करें? बढ़ाते जाएं, तो जो डेल्टा का मान होता है ना, विचलन कोण, इसका मान घटता है।
तो आपतन कोण आई का मान बढ़ाने पर विचलन कोण डेल्टा का मान क्या होता है, घटता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि आई के एक विशेष मान पर डेल्टा का मान एकदम कम हो जाता है, कम मतलब एकदम न्यूनतम हो जाता है। तो न्यूनतम की स्थिति में उस कोण को हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। तो समीकरण 2 तक लिख दिया है ना, थोड़ा यहाँ पर समीकरण 4 तक लिखिए, इसमें 2 लाइन बोलना है हमको, फिर उसके बाद तब आगे बढ़ा जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, तो बताइए न्यूनतम विचलन की स्थिति कब होगा, आई का मान बढ़ाएंगे डेल्टा का मान घटेगा, और आई को हम उतना बढ़ा दें कि डेल्टा का मान एकदम क्या हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए। तो जब डेल्टा का मान एकदम कम होगा तो वही तो न्यूनतम विचलन की स्थिति होगी, उसी को बोलेंगे न्यूनतम विचलन कोण। तो जब न्यूनतम विचलन की स्थिति होती है ना, तो ध्यान देना, यह जो आई होता है ना, आई वो ई के बराबर हो जाता है। मतलब जो आपतित किरण के लिए जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के क्या हो जाता है, बराबर। तो ये ध्यान में रखना है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो आई है वो ई के बराबर हो जाता है। आई किसके बराबर हो जाता है, ई के बराबर। तथा ये जो कोण देख रहे हैं ना, R1 और R2, ये दोनों भी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जब यह वाला इस वाले कोण के बराबर होगा तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा, तो उसी का ना छोटा छोटा हिस्सा यह है, तो ये भी आपस में क्या हो जाते हैं। तो 2 चीज बस इसमें ध्यान रखना है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई जो है ई के बराबर और R1 जो है R2 के बराबर हो जाता है। तो R1 बराबर R2, ठीक है। अब ध्यान देना, जब पहली बार अपवर्तन हुआ है तो पहली बार अपवर्तन की स्थिति में यह आई का काम करेगा, यह किसका काम करेगा, R का। यही तो हमारा R है, और जो R है वही यहाँ क्या है, मतलब एक तरह से कहे ना, तो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, और इस कंडीशन में ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, तो बाहर बाहर वाले के बराबर, अंदर वाला अंदर वाले के बराबर, तो यह दोनों आई का काम कर जाता है और यह दोनों आर का। तो पहली बार अपवर्तन में यह आई और यह क्या हो गया, आर। तो आई इक्वल टू ई है और R1 इक्वल टू क्या है, R2। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं ना, हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R, ठीक है। अब इस मान को रखिए समीकरण 4 में, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखिएगा, R1 प्लस R2 मतलब कि R प्लस R, तो A इक्वल टू 2R होगा। यहां से R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल A/2, इसी को हम लोग A/2 कहेंगे। तो जो R देख रहे हैं वो क्या हम लोग लिखेंगे, A/2। देखिए ये भी R है, ये भी R है, तो R प्लस R कितना हो गया, 2R। 2R इक्वल टू A हो गया। R का मान हो गया A/, ये अपवर्तन कोण R निकला है। ये क्या निकला है, अपवर्तन कोण R। अब हम निकालने का प्रयास करते हैं I। तो इसके लिए समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे, समीकरण 2 का। देखिए जो R1 प्लस R2 है ना, वो तो वास्तव में A है। R1 प्लस R2 कितना है, A है। तो समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से डेल्टा बराबर, देखिए हम कहे कि I और ये दोनों बराबर है, तो E के बदले में I लिख देते हैं, तो I प्लस I। और जो R1 प्लस R2 है वो वास्तव में A है। R1 और R2 क्या है, A है। तो I और I, तो डेल्टा इक्वल टू 2I माइनस A, 2I माइनस A को इधर ले आइए, तो डेल्टा प्लस A, ये ना होगा, बराबर 2I। तो हम कह सकते हैं कि I बराबर डेल्टा प्लस A/, इसमें कोई समस्या, डेल्टा प्लस A/, तो हम लोग I का मान निकाल दिए और R का मान निकाल दिया गया। यदि हम यह माने कि जो प्रिज्म है, एक चीज थोड़ा ध्यान देना, एक चीज छूट गया है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो विचलन कोण है वो तो न्यूनतम हो गया है, डेल्टा m हो गया है।
तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है, विचलन कोण है लेकिन न्यूनतम हो गया है। चित्र को मिटा दे रहे हैं। देखिए आई और आर का मान निकल गया। अब हम यह माने कि जो प्रिज्म है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, यन है, यन है। यदि यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, तो n इक्वल टू साइन आई का मान डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, ठीक है, बटा साइन आर ए बाई टू, ए बाई ये निकल गया अपवर्तनांक के लिए सूत्र। अब परीक्षा में इसी को पूछेगा कि प्रिज्म कोण ए, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम और प्रिज्म के अपवर्तनांक n में संबंध स्थापित कीजिए। संबंध यही तो है, n इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बटे साइन ए बाई टू। तो पूछ देगा, अगर 2 नंबर में पूछेगा 1 नंबर में तो केवल सूत्र पूछता है, और निगमन के लिए पूछेगा तब तो साक्षात अभी लिखे हम लोग पूरा, तो निगमन के लिए पूछेगा तो सब लिखा जाएगा, और केवल सूत्र पूछेगा तो ये लिखेगा। तो ये मतलब नहीं सोचेगा कि केवल कह देगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन लिखिए तो पूरा पकड़ के छाप देना है, जो पूछेगा वही लिखना है। अगर वो पूछे कि प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए, प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो ये हम लोग पूरा लिखेंगे। नहीं तो केवल अगर ये पूछता है कि प्रकाश द्वारा प्रिज्म के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, तो चित्र बनाएंगे और उसमें लिख देंगे कि जब प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म की सतह पर आपतित कराया जाता है तो निर्गत प्रकाश किरण प्रिज्म के आधार की ओर झुक के निकलता है। एक बढ़िया चित्र बना देंगे, हो गया। हाँ, इतना ही बनाना है। लेकिन अगर पूछेगा कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकालिए, तब ये काम किया जाएगा। सूत्र नहीं पूछेगा तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी केवल 1 नंबर में केवल सूत्र पूछता है कि n डेल्टा एम और ए में संबंध लिखिए, देख लेना कौन नंबर का है, उस हिसाब से बन जाएगा। तो ये हम लोग लिख दिए न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण और अपवर्तनांक के लिए संबंध। इसी को हम लोग प्रिज्म सूत्र भी बोलते हैं। तो लिखते हैं कि यही प्रिज्म सूत्र है। तो ये भी कह सकता है कि प्रिज्म सूत्र का निगमन कीजिए, चाहे प्रिज्म सूत्र स्थापित कीजिए। जब स्थापित करने के लिए, निगमन करने के लिए कहेगा तो ये काम किया जाएगा। तो तुम लोग देख के जान जाओ कि बड़ा लिखना है कि छोटा लिखना है। अब जॉन वो ने पूछ दे, 2 नंबर से ऊपरे का ले रहेगा। हाँ, तो प्रिज्म सूत्र यही है, इसको लिखिए, आगे कल पढ़ा जाएगा। इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, बोले है ना, अब जो बोल दिए है ना उसके बाद से यहाँ से लिख दो, जो न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ये सब देख के उतार दो।